बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 को, लास्ट 3 क्वेश्चंस को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जी इन द गिवन फिगर। तो इस फिगर में देखें एक्स, वाई और जी मौजूद है और इन तीनों की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल बेसिकली 3 ट्राइंगल्स हैं। ये देखें, एक ये ट्राइंगल है, उसके बाद एक ये नीचे ट्राइंगल है और एक ये पूरी की पूरी कंप्लीट बड़ी वाली ट्राइंगल है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को आप कोई भी स्पेसिफिक नाम दे दें। ठीक है, हम इसको ए, बी, सी और डी का नाम दे लेते हैं। ठीक है, सारे नाम हमने दे लिए। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ये वाली जो हमारी ट्राइंगल है ये ऊपर, ठीक है, जिसकी फिगर कुछ इस तरह से यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए। ठीक है, और इस ट्राइंगल में देखें इसका नाम हमने रखा है ए सी डी, ए सी और डी। और इस ए सी डी में यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, इधर 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पे y है। ठीक है, तो आपने पिछले यूनिट में पढ़ रखा है, यूनिट 6 में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर 2 साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसी ट्राइंगल को यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी। तो ए सी डी ट्राइंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ए सी डी ट्राइंगल के अंदर हमारे पास जो मेजरमेंट सी डी है वो है हमारे पास इक्वल 6 सेंटीमीटर, और जो ए सी है, मेजरमेंट ए सी, वो है वाई के इक्वल, और जो ए डी है वो है हमारे पास इक्वल 10 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो इसके ऊपर सबसे पहले हम ए सी डी के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहां पे हम लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इस थ्योरम को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, तो अब आपने जरा गौर करना है कि ये जो ट्राइंगल हमारी इस तरह से बनी हुई है, इस ट्राइंगल में देखें जो 90 के सामने वाली साइड है वो हमारे पास हाइपोटेनियस है, और 90 के सामने वाली ये साइड है और इसका नाम क्या है ए डी। तो हाइपोटेनियस की जगह पे हम लिखेंगे मेजरमेंट ए डी, इसका स्क्वायर आ गया, इज इक्वल परपेंडिकुलर। तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो ये देखें जिसके साथ 90 डिग्री का एंगल इसके साथ बना हुआ है, ये वाली जो हमारी लाइन है ये हमारा परपेंडिकुलर है, इसका नाम क्या है डी सी। तो यहाँ पे आ गया मेजरमेंट डी सी, इसका स्क्वायर प्लस बेस। तो बेस हमारी क्या है ये वाली, ठीक है, और इसका नाम हमने क्या रखा है ए सी, मेजरमेंट ए सी और इसका स्क्वायर। तो हमने सबके नाम लिख दिए। अब इन सबकी वैल्यूज हमने ऊपर गिवन डाटा में लिखी हैं, ये वाली, ये सारी यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ए डी की क्या वैल्यू है 10, तो यहाँ ए डी की प्लेस पे आ गया 10 और इसका आ गया स्क्वायर। डी सी, तो डी सी या सी डी की क्या वैल्यू है 6 है, तो यहाँ पे आ गया 6 प्लस ए सी, तो ए सी की क्या वैल्यू है वाई, और यहाँ पे आ गया वाई, और ये हमने फाइंड आउट करना है। 10 का स्क्वायर लेंगे तो 10 10s आर 100 इज इक्वल 6 का स्क्वायर लेंगे तो 6 6 आर 36 होता है, प्लस वाई का स्क्वायर लेंगे तो वाई स्क्वायर। अब 36 को इधर ले आएंगे और इधर आके प्लस 36 है, इधर आके माइनस 36 हो गया, इधर बाकी रह गया वाई स्क्वायर। अब 100 में से हम 36 माइनस कर देंगे, 100 माइनस 36, तो ये हमारे पास आ गया 64 इज इक्वल टू आ गया वाई स्क्वायर। अब हमें वाई चाहिए, इसके ऊपर स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो यूं हम स्क्वायर रूट लेंगे 64 का, स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो ये हमारे पास आ गया 8 इज इक्वल, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, यहाँ पे आ गया वाई आर लिख के, वाई इक्वल आ गया 8, और चूंकि बाकी की लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है लिहाजा ये भी आ गया सेंटीमीटर। तो एक वैल्यू हमने फाइंड कर लिया इस ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं ये नीचे वाली ट्राइंगल के ऊपर। ठीक है, तो इस नीचे वाली ट्राइंगल के ऊपर अब हम जो है वो
पैथागोरस थ्योरम, उस पे भी पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो दरअसल हमने इस पूरे क्वेश्चन में 3 दफ़ा जो है वो पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो फिर जाके हमारी जो है वो तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट होंगी। तो ये ऊपर वाली ए सी डी के बाद अब हम ए बी सी इस ट्राइंगल को लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी रहे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बनी हुई है ऐसे। तो इसका 90 का डिग्री का एंगल यहाँ पे है, जो 90 के सामने वाली साइड है ना वो यहाँ पे जी है, और ये एक्स है, और यहाँ पे वाई है, ठीक हो गया। और इस ट्राइंगल का नाम ए बी और सी है। तो सबसे पहले हम इसके नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट ए सी वो हमारे पास क्या है वाई, और ये हम फाइंड कर चुके हैं। वाई किसके इक्वल आया है 8 के, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे, ठीक है। तो दरअसल ए सी इक्वल आ गया 8 के। उसके बाद बी सी, मेजरमेंट बी सी, और वो इक्वल है किसके एक्स के। उसके बाद ए बी, मेजरमेंट ए बी, और वो इक्वल है जेड के। तो अब इसके ऊपर भी हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। अब हमने ध्यान से देखना है कि यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस क्या है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ना वो हाइपोटेनियस कहलाती है, और वो क्या है ए बी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट ए बी, ये हमारा हाइपोटेनियस आ गया। इज इक्वल परपेंडिकुलर क्या होते हैं, 90 डिग्री के साथ जो ये वाली लाइन होती है सीधी स्ट्रेट लाइन होती है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो क्या है बी सी। यहाँ पे आ गया मेजरमेंट बी सी, इसका स्क्वायर प्लस ये हमारी बेस है, ठीक है। आप अगर ट्राइंगल को जोन सा है ना वो सीधा करके देखें ना तो फिर आपको जोन सा है वो ज़्यादा वाजिया हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको ज़रा इस तरह से करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बेस है, ये 90 के सामने ये हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। और बेस क्या है हमारी ए सी, मेजरमेंट ए सी। अब इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो ए बी की क्या वैल्यू है जी, यहाँ पे आ गया जी का स्क्वायर इज इक्वल बी सी। तो बी सी हमारे क्या है एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस ए सी। तो ए सी हमारे पास क्या है 8, यहाँ पे आ गया 8 का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। जी का स्क्वायर लें तो जी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर लेंगे तो 8 8 आर 64। अब देखें जब हमने इस ट्राइंगल के ऊपर पैथागोरस थ्योरम लगाया तो हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिली, लेकिन एक इक्वेशन जरूर मिल गई है, और इससे हमें जी स्क्वायर की वैल्यू मिली है, ठीक है। ये अब हमें जो है ना वो पूरी कंप्लीट ट्राइंगल लेनी है। इस सारी ट्राइंगल को अब हमने लेना है। पहले हमने ऊपर वाला पोर्शन लिया है, उस पर पैथागोरस थ्योरम लगाया, फिर नीचे वाला पोर्शन लगाया लिया, उस पर पैथागोरस थ्योरम लगाया। अब हम ये पूरी ट्राइंगल लेने लगे हैं, और इसका नाम क्या है ए बी डी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। तो ए बी डी के अंदर ए बी डी, इसको भी हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी। ये वैसे रफ वर्क है, और ए बी यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे डी है। तो ये देखें इसमें हमारे पास ए डी जो है वो है 10, और इसमें ये जो ए बी है वो है जेड, और जब इसमें बी डी है जो सारा वो 6 भी है और एक्स भी है, तो इन दोनों को प्लस करके लिख लेंगे, यानी एक्स प्लस 6 है। इस तरह करके इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख लेंगे, एक्स प्लस 6 या 6 प्लस एक्स भी आप लिख सकते हैं। तब इस ट्राइंगल के ऊपर पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ए बी डी ट्राइंगल के अंदर हमारे पास देखें जो मेजरमेंट ए डी है वो किसके इक्वल है, ए डी है 10 के इक्वल, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि ए बी क्या है जेड, तो मेजरमेंट ए बी आ गया जेड के इक्वल, और बी डी क्या है एक्स प्लस 6, मेजरमेंट बी डी है एक्स प्लस 6, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें पैथागोरस थ्योरम लगाना है इस डाटा की मदद से, ठीक है, बाय पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो देखें इसका जो 90 डिग्री का एंगल है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और 90 के सामने ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा हाइपोटेनियस फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर प्लस बेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखें हमारा हाइपोटेनियस क्या है, 90 के सामने ये हाइपोटेनियस है बी डी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट बी डी इसका स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो गया, फिर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या है ए डी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेजरमेंट ए डी इसका स्क्वायर प्लस फिर क्या है बेस का स्क्वायर, तो बेस क्या है हमारी ए बी, तो आ गया मेजरमेंट ए बी का स्क्वायर,
ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने अब वैल्यूज पुट करनी है बी डी। तो बी डी की क्या वैल्यू है, एक्स प्लस सिक्स है, तो बी डी की जगह पे आ गया एक्स प्लस सिक्स और इसके ऊपर आ गया स्केयर इज इक्वल ए डी। तो ए डी की क्या वैल्यू है 10, तो यहाँ पे आ गया 10 और इसके ऊपर आ गया स्केयर प्लस ए बी। तो ए बी की क्या वैल्यू है जेड, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू आ गई जेड और इसके ऊपर आ गया स्केयर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है और वो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्केयर। इसको ओपन करें तो क्या आता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो यहाँ ए की जगह क्या है एक्स, तो फार्मूला में ए स्केयर, तो क्या आएगा एक्स का स्केयर प्लस बी स्केयर है, तो बी की जगह इधर क्या है 6, तो आएगा 6 का स्केयर। फिर है प्लस 2a एंड बी, तो ए की जगह क्या आएगा एक्स और बी की जगह 6, और इधर 10 का स्केयर लेंगे तो 10 10s are 100। ठीक है, 10 के स्केयर का मतलब है 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना, प्लस जी का स्केयर लेंगे तो आ जाएगा जी स्केयर। अब यहाँ एक्स का स्केयर लिया तो आ गया एक्स स्केयर प्लस 6 का स्केयर लिया तो 36, 6 6 36 प्लस 2x हो गया, और 2x को 6 से मल्टीप्लाई करें 6 2s are 12x आ गया इज इक्वल टू 100 प्लस जी स्केयर। अब देखें यहाँ पे ये जो जी स्केयर की वैल्यू है, जब हमने सेकंड वाली ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाया था तो उसमें जी स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, एक्स स्केयर प्लस 64। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट जी स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 64, एक्स स्केयर प्लस 64 इन द अबव इक्वेशन। ठीक है, ये ऊपर वाली इक्वेशन में हम जी स्केयर की ये वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्केयर प्लस 64 इन द अबव इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाली ट्रायंगल के ऊपर, इस ट्रायंगल के ऊपर जब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिली थी, जी स्केयर की वैल्यू मिली थी। वो हमें थर्ड वाली जो पूरी कंप्लीट बड़ी वाली ट्रायंगल है इसके ऊपर हमें इसकी वैल्यू मिल, जी स्केयर आया है, उधर जी स्केयर की जगह हमें ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेनी है। ठीक है, तो जहां जी स्केयर है उधर हमें एक्स स्केयर प्लस 64 लगा लेना है। ये आ गया एक्स स्केयर प्लस 36 प्लस 12x इज इक्वल 100 वैसे का वैसे, प्लस ये सारी वैल्यू वैसे की वैसी, जी स्केयर की जगह क्या पुट करना है, एक्स स्केयर प्लस 64, तो इधर आ गया इसकी जगह एक्स स्केयर प्लस 64। ठीक है, अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 36 प्लस 12x इज इक्वल टू, ये 100 में 64 प्लस करेंगे तो 164 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा एक्स स्केयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स वाली वैल्यू को इधर ही रहने देंगे और ये दोनों टर्म्स उधर मूव कर लेंगे। ठीक है, एक्स स्केयर को भी और 36 को भी इधर मूव कर लेंगे। पहले इसको लिखा 164 प्लस एक्स स्केयर, और ये प्लस एक्स स्केयर इधर आके माइनस एक्स स्केयर, और प्लस 36 इधर आके माइनस 36 हो गया, इधर बाकी रह गया 12x इज इक्वल टू, अब देखिए 164 में से हमें माइनस करना है 36, कांस्टेंट टर्म से कांस्टेंट टर्म को माइनस कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 128, और ये प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म से कांस्टेंट टर्म माइनस कर दी और एक्स स्केयर प्लस का माइनस से कट हो गया। इधर देखें 12 इधर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 12 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों नंबर देखें कौन से टेबल में आते हैं, तो अगर हम देखें तो ये दोनों नंबर जो है वो 4 के टेबल में देखते हैं डिवाइड होते हैं। ठीक है, 12 डिवाइड बाई 4 तो 3 आ जाता है, और 128 डिवाइड बाई 4 तो ये 32 आ जाता है। तो 4 के टेबल से कटिंग कर ली हमने, 4 3s are 12 और 4 कितने टाइम, 32 टाइम। ठीक है, 4 3s are 12 और 4 2s are 8, तो x किसके इक्वल आ गया 32/3 के। लेकिन बुक के लास्ट पे उसने ये आंसर नहीं लिखा हुआ, बल्कि उसने इसका आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो उसमें कैसे लेके जाते हैं, ये 32 है ना, इसको अंदर लिखेंगे और 3 को बाहर लिखेंगे। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 32 आ जाए। ठीक है, तो 3 1s are 3 हो जाता है और 3 10s are 30 होता है। ठीक है, तो इस तरह 3 10s are 30, 2 में 0 माइनस किया तो 2 आ गया। तो इसको अब कैसे लिखेंगे, ये जो आंसर में नंबर आता है इसे हम होल की प्लेस पे लिखते हैं। ठीक है, ये होल की प्लेस पे आता है, और ये जो रिमाइंडर होता है ये हमारा ऊपर आता है। ठीक है, न्यूमरेटर में, और डिवाइड में ये वाला जो डिवाइजर होता है वो यहाँ पे आ जाता है, तो 10 होल 2/3 आ जाता है। ठीक है, तो देखें अगर लास्ट में हम देखें तो 10 होल 2/3, 10 होल 2/3 ये हमारा आंसर है एक्स की वैल्यू का। ठीक है, ये देखें एक्स की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 7, 10 होल 2/3 और साथ में यूनिट सेंटीमीटर, 10 होल 2/3 और साथ में यूनिट आ गया सेंटीमीटर। तो x की भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और y की भी हमने पहले स्टार्ट में फाइंड किया वो है 8 सेंटीमीटर, और y की भी हम कर चुके हुए हैं। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब रहेगी वैल्यू z की। अब z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें ये जो इक्वेशन है हमारे पास आई सेकंड वाली से, इसी की मदद से z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। तो इस इक्वेशन में देखें हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी हुई है, ये वाली, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जी स्क्वायर वैसे का वैसे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू, और x की वैल्यू ये वाली लगा लेते हैं, ठीक है, 32/3 वाली, ठीक है, फ्रैक्शन वाली 32/3, पुट x इज इक्वल टू 32/3 इन द अबव इक्वेशन। तो अब इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, जब तो x की जगह आ गया 32/3 और x की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया प्लस 64, वैसे का वैसे ये आ गया जी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज का स्क्वायर है तो 32 का स्क्वायर लें तो 32 × 32 ये हो जाता है 1024 हो जाता है, और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 9 और प्लस आ गया 64। अब देखें, अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, 1 आ जाएगा, तो 9 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 9। अब आपको पता है एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024, प्लस 9 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा, उस 9 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 9 × 64 तो ये आ गया 576 है, ठीक है। नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 में प्लस करना है हमने 1024, तो ये हमारे पास आ गया 1600 ओवर आ गया 9, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास इधर जी स्क्वायर है और इधर 1600 ओवर 9 है, तो हमें अब क्या करना है, ये स्क्वायर खत्म करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर भी और इधर भी हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया जी, और 1600 का अगर हम कैलकुलेटर की मदद से स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका स्क्वायर रूट लेके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेटर पे लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 1600, तो ये हमारे पास आ गया 40 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ अगर 9 लें तो वो आ जाता है 3, ठीक है। तो अगेन इसका जो बुक के लास्ट पे उसने आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो उसमें आंसर इसका लिखने के लिए 40 को डिवाइड कर लेंगे 3 पे, तो अगर हम 3 के टेबल 3 1 ज़ार 3 करें तो 4 में से 3 माइनस किया 1, 0 को ड्रॉप कर लेंगे, फिर 10 है तो 3 3 ज़ार 9, 10 में से 9 माइनस किया तो 1, तो इसको होल की प्लेस पे लिखते हैं और रिमाइंडर को ऊपर लिखना होता है न्यूमरेटर पे, और जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो देखिए हमारे पास c की वैल्यू 13 होल 1/3 सेंटीमीटर आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह हमने तीनों वैल्यूज जो उसने फाइंड करने को बोला था, x भी हमारे पास आ चुकी है, वो आई है 10 होल 2/3, ठीक है, और y भी आ चुकी है, और y की वैल्यू हमने स्टार्ट में फाइंड की थी, वो हमारे पास आ गई है 8 सेंटीमीटर, और जबकि हमने z की भी वैल्यू फाइंड कर ली है, वो आई है 13 होल 1/3 सेंटीमीटर। तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करवा देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले हमने देखना है, यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स हैं, एक ये वाली ACD, इसको आपने नाम दे लेना, अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है, ACD, और एक ट्राइंगल है ABC, और एक पूरी ट्राइंगल है ABD। तो सबसे पहले इस ऊपर वाली ट्राइंगल के ऊपर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके तो ये इसकी बेस है यानी y फाइंड कर लेना है, फिर हमने इधर वाली ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो इससे हमें जी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, फिर हमने इस पूरी वाली ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो उससे ये इक्वेशन हमें हमारी बनेगी ये वाली, यहाँ ये जो जी स्क्वायर सेकंड वाली ट्राइंगल से आई होगी वो यहाँ पे पुट कर देनी है, तो जब उसको पुट करेंगे तो x बाकी रह जाएगा और x की वैल्यू निकल आएगी, और फिर हमारे पास z रह जाएगा, और z जो है वो सेकंड वाली ट्राइंगल से हमें जो जी स्क्वायर की वैल्यू मिली होगी, ठीक है, उसी को हमने लिख के तो थर्ड वाली ट्राइंगल से जो x की वैल्यू आई होगी उसको यहाँ पे पुट कर लेना है, और उसको पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के आने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड ABCD वेयर AB पैरेलल टू CD एंड AB ग्रेटर देन CD। ड्रॉ डायगोनल्स AC and BD intersecting at E. Prove that triangle ABE is similar to triangle CD. If AB equals 8 cm, CD 4, AE 3, find the length of CE। तो इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर वो कह रहे हैं एक आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड ड्रॉ करें, ठीक है, और जिसमें ABCD उसका नाम रखना है, AB और CD आपस में पैरेलल होने चाहिए और AB ग्रेटर होना चाहिए CD से। फिर वो ये भी कहता है कि AC के भी डायगोनल ड्रॉ करें और BD के भी, और इन दोनों के डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे एट E पर। ये एक पार्ट है क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट है कि जो दो ट्राइंगल्स बनेंगी इस ट्रेपेजॉइड की मदद से
क्या वो आपस में सिमिलर होंगी। फिर तीसरे क्वेश्चन में कहते हैं अगर ए बी की लेंथ सी डी की और ए ई की ये हों तो सी ई की लेंथ क्या होगी। तो टोटल 3 क्वेश्चंस हैं इसी के अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रेपोजाइड। तो पहले ये समझ लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्रेपोजाइड होती क्या है। तो बेसिकली जो ट्रेपोजाइड है ना एक क्वाड्रिलेटरल होती है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइडेड फिगर, ठीक है, विद एक्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपोजाइड वो होती है जिसका एक पेयर पैरेलल होता है, जैसे ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के आपस में क्या है, पैरेलल है। जबकि आइसोसेलेस ट्रेपोजाइड के केस में स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपोजाइड होती है विद द 2 नॉन पैरेलल साइड्स है। ये जो दो आपस में पैरेलल साइड्स नहीं होती, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है ना, हैव इक्वल लेंथ, इनकी लेंथ इक्वल होती है। अगर ये 3 है तो ये भी 3, इस तरह से ये होती है ट्रेपोजाइड, आइसोसेलेस ट्रेपोजाइड, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करते हैं आइसोसेलेस ट्रेपोजाइड को। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे जोन सा है ना सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको इस अंदाज से आपको समझाऊं कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो भी बेहतर तरीके से हो सके और जो आपको अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकें। तो आइए सबसे पहले जोन सा है वो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और हमने ये अपनी मर्जी की आप लाइन लगा लें, जितनी मर्जी लगा लें, ठीक है। तो ये मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे जोन सी है ना वो एक लाइन इस तरफ को ड्रॉ कर लेनी है, थोड़ा सा इसका जोन सा है ना शेप इस तरह से रख के, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि कंपास लेनी है, ठीक है। और कंपास लेके तो हम जोन सा है वो कुछ इस तरह से इसको सेट करके तो क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ये हमने जितनी लेंथ ली है ये वाली, ये कितनी है। तो इस लेंथ को यहाँ से यहाँ तक मेजर करके ना तो यहाँ पे सेंटर में एक छोटी सी आर्क लगाएंगे, ठीक है। इस आर्क की मदद से हमने क्या करना है, इस आर्क के ऊपर इसी को सेट करना है और इस आर्क की मदद से इधर एक आर्क लगानी है और फिर ये वाला जो एंड पॉइंट होगा इधर से भी हमने यहाँ पे एक आर्क लगानी है, ठीक है। ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एक प्रॉपर जोन सी है ना ट्रेपोजाइड जोन से ना वो ड्रॉ करनी आ जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जहाँ पे इसने इसको कट किया ना उसको भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इसके साथ, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम जहाँ पे इस दोनों ने आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया इसके साथ ज्वाइन कर देंगे और ये लाइन भी हम पेन के साथ बना लेते हैं, ठीक है। और फिर ये वाले भी हम पेन के साथ बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। और फिर इसको हम इधर इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो ये एक एक्यूरेट तरीके से जोन सी है ना ट्रेपोजाइड ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब ये जो लाइनें हैं हमारी इनको हम यहाँ से जोन सी हमने लेड पेंसिल के साथ लगाई हुई हैं ये हम रेज कर देते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो एज यू नो क्वेश्चन में उसने कहा है कि ए बी सी डी इसका नाम रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आएगा, इधर बी, इधर सी और इधर डी आएगा, ए बी सी डी। फिर उसने ये भी कहा है कि जो ए बी है और जो सी डी है वो आपस में पैरेलल है। तो ये देखें इनके नाम इस तरह रखने हैं कि ये दोनों आपस में पैरेलल आ गई। फिर वो कहते हैं कि ए बी ग्रेटर है सी डी से। तो ये देखें ए बी की लेंथ बड़ी है ना सी डी से, तो ये इससे ग्रेटर हो गई, ठीक हो गया। फिर वो ये कह रहा है कि ड्रॉ डायगोनल्स ए सी का डायगोनल ड्रॉ करें और बी डी का डायगोनल ड्रॉ करें। तो इनके डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, यानी ए को सी के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये इसका डायगोनल आ गया, ठीक है। और बी को डी के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये इसका डायगोनल आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इनके डायगोनल्स आ गए। अब ए सी और बी डी के डायगोनल जो ड्रॉ किए हैं वो कहता है इंटरसेक्टिंग एट ई। ये दोनों जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ई है, तो इसको हमने ई का नाम देना है। हमने नाम वही रखने हैं जो कि उसने क्वेश्चन में कह रखा है। तो ये एक पार्ट हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। आइसोसेलेस ट्रेपोजाइड हमने ड्रॉ कर दी ए बी सी डी, जिसमें ए बी सी डी आपस में पैरेलल हैं। इनके डायगोनल्स भी ड्रॉ कर दिए जो कि एक दूसरे को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब अगला काम ये है प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी। ये देखें जब हमने ये डायगोनल ड्रॉ किए हैं तो 2 ट्राइंगल्स यहाँ पे बन गई हैं। ये देखें एक ट्राइंगल ये बन गई है ए बी ई और दूसरी ट्राइंगल ये बन गई है ये वाली सी डी ई, ठीक है, जो कि इस तरह से बनी हुई है ऐसे, ठीक है। तो ये 2 ट्राइंगल इसके अंदर क्रिएट हो गई हैं। तो इस बात को प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल बनी है इस आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड के अंदर क्या वो आपस में सिमिलर हैं। तो इनकी सिमिलैरिटी को हम जो है इनके एंगल्स की मदद से प्रूव करेंगे। ये देखें जब हमने स्टार्ट में फर्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था उसमें हमने पढ़ा था कि 3 तरह से ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो सकती हैं। तो इसमें पहला केस हमने पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर इनके एंगल्स आपस में इक्वल आ जाएं तो हम कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो अब देखें
सबसे पहले इस एंगल की बात करते हैं, ये जो एंगल ई है, ठीक है। यहां पे पहले हम लिख देते हैं कि प्रूव करने लगे हम, प्रूव के जो ए बी ई है ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ABE is similar to CDE, ठीक है, टू प्रूव। तो इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, ठीक है। ये पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि AB पैरेलल है CD लाइन के। तो ये देखें AB पैरेलल टू CD, ये क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, तो इसी पॉइंट को हमने यहां पे लिख दिया, ठीक हो गया। अब दूसरा काम हमने क्या करना है कि जो ये दोनों लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ई पर। इसको भी हम लिख देंगे कि हमारे पास जो ए बी है डायगनल, द डायगनल, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा है, बस 2-3 आपने काम करने हैं और ये बात प्रूव हो जाएगी कि दोनों ट्राइंगल कैसे आपस में सिमिलर हैं। तो हम लिखेंगे द डायगनल्स ए सी एंड बी डी, द डायगनल्स ए सी एंड बी डी, ठीक है, जिनका उसने क्वेश्चन में भी जिक्र किया है, इंटरसेक्टिंग एट ई, द डायगनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्टिंग एट ई, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं डायगनल्स पॉइंट ई पर, ठीक हो गया। ये लिखने के बाद अब जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि हमने इनके एंगल्स के आपस में देखना है कि एंगल्स इक्वल हैं। तो अगर एंगल्स इक्वल हुए तो हम कह दें कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। सबसे पहला ये वाला एंगल देखें, ये जो एंगल ई है ये इधर वाले ट्राइंगल में भी है और इधर वाले ट्राइंगल में भी है, यानी ये यहां पे भी मौजूद है और यहां पे भी मौजूद है। तो जब भी दो लाइंस इस तरह क्रॉस हो रही होती हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो CED है ये एंगल इक्वल है AEB के, और इसकी वजह क्या लिखेंगे कि ये दोनों हमारे ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल, कौन सा एंगल, AEB, ये जिसका नाम दरमियान में आ रहा है ना, दरअसल इस एंगल का जिक्र हो रहा है। ये एंगल इक्वल है किसके, मेजरमेंट एंगल CED के, यहां पर DEC भी लिख सकते हैं, दोनों तरह ठीक है, CED के। ये वाला एंगल इधर भी है उधर भी है और ये दोनों इक्वल हैं, और इन दोनों के इक्वल होने की वजह, AEB के CED के इक्वल होने की वजह क्या है, ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। यहां आप लिखेंगे कि ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये पहला एंगल हमने डिस्कस कर लिया। अब देखें, अब दूसरा एंगल जो सा हम डिस्कस करेंगे वो ये है। ये देखें, ये हमारे पास एक एंगल है और एक एंगल इसका यहां पे बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। कैसे, जब भी हमारे पास दो लाइंस होती हैं, ठीक है, और उन दोनों लाइंस के ऊपर हमारे पास एक एंगल अगर इधर बन रहा हो और दूसरा एंगल उसी की दूसरी साइड में इधर बन रहा हो, तो वो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। और उसकी वजह क्या होती है कि वो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है, एंगल सी पर। ये देखें दोनों एक ही लाइन की एक जो है वो लाइन की इस तरफ बन रहा है, ठीक है, और एक जो है वो लाइन की उसकी की ऑपोजिट साइड पे बन रहा है। तो इन्हें ऑल्टरनेट एंगल कहा जाता है। तो हम लिखेंगे कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, मेजरमेंट एंगल ए इक्वल है मेजरमेंट एंगल सी के। ये हमने दूसरा एंगल डिस्कस कर लिया। अब ये देखें, अगर ये आपस में ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो फिर ये एंगल बी और एंगल डी भी, इनके भी जो ऑल्टरनेट एंगल हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ABE ये वाला एंगल इक्वल है किसके, CED के, ठीक है। तो हम सिंपली ये लिख देते हैं एंगल बी एंगल डी, ताकि वो तीन नाम ना भी लिखें, आप जिस एंगल का जिक्र कर रहे हैं जस्ट उसी को लिख देते हैं। एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, मेजरमेंट एंगल बी इक्वल है मेजरमेंट एंगल डी के। तो ये देखें हमने तीनों एंगल्स की सिमिलैरिटी को शो कर दिया, और इन दोनों की रीजंस क्या हैं कि ये भी ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं इस वजह से इक्वल हैं, और इसकी भी रीजन क्या है कि ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हमने क्या पढ़ रखा था कि अगर दो ट्राइंगल्स के आपस में, तीनों एंगल्स आपस में जब इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे एज द एंगल्स, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स लिख लेते हैं, एज द क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो ये वाली है AEB या ABE वो इक्वल है CDE के। ट्राइंगल ABE ये
ट्रायंगल जो है वो इक्वल है या सिमिलर लिखेंगे, तो सिमिलर का सिंबल डालेंगे, ठीक है, सॉरी। एज द क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल सो ट्रायंगल ए बी सिमिलर, ये सिमिलर का सिंबल, ठीक है, किसके सिमिलर है, सी डी ई के। तो एक दफ़ा मैं दोबारा से रिव्यू करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने लिखना है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ए बी और सी डी। फिर आपने लिखना है कि इनके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पर, ये दूसरा पॉइंट लिखना है। फिर तीसरे पॉइंट में हम ये दरमियान वाले एंगल के बारे में लिखेंगे, ठीक है, जो क्रॉस का एंगल है इधर और इधर वाला एंगल ई ए ई बी और एंगल सी ई डी, ये दोनों आपस में इक्वल है और वजह क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल है। फिर हम लिखेंगे एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल है, वजह क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल। फिर हम लिखेंगे एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, वजह क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और इसी बिना पर हम ये कह लेंगे कि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है, कि जिस तरह इधर वाला एंगल उस साइड पे भी है और इधर वाला एंगल इस साइड पे भी है, इधर वाला एंगल इधर भी है और इधर वाली ट्रायंगल में भी है, तो ये क्रॉसपोंडिंग्स की वजह से हम कह सकते हैं कि इधर वाली ट्रायंगल इधर वाली ट्रायंगल के आपस में सिमिलर है। तो दो काम हमने कर दिए, पहला काम ये था ड्रॉ करना, दूसरा काम दोनों की ट्रायंगल्स को प्रूव करना। अब तीसरा काम है उसने की मेजरमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है, ए बी की मेजरमेंट उसने दी है, ए बी की, ए बी, ये ए बी ये है 8 सेंटीमीटर। फिर उसने दी है मेजरमेंट हमें सी डी की, ये है सी डी, वो है 4, तो यहाँ पे आ गया 4। फिर उसने मेजरमेंट दी है हमें ए ई की, ए ई की, और वो कितनी है 3, तो यहाँ पे आ गया 3। और उसने फाइंड करने को बोला है लेंथ ऑफ सी ई, ये सी ई हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो हम यहां पे लिख लेंगे एज ट्राइंगल ए ई बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल, किस ट्राइंगल के सिमिलर है, दूसरी वाली सी डी ई के, ट्राइंगल सी डी ई के। सो हम कह सकते हैं कि इनकी जो रेशो है क्रॉसपोंडिंग साइड्स की वो भी फिर इक्वल होगी। सो द रेशो ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो फिर उनकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशो है वो भी इक्वल होगी। अब इनकी रेशो हम कैसे लिखेंगे, ये देखें, ये जो बड़ी वाली साइड है ए बी, इसको हम इस छोटी वाली साइड के ऊपर डिवाइड करेंगे, इसकी रेशो इसके साथ आएगी, और ये वाली जो हमारे पास ए ई साइड है इसकी हम इसके साथ रेशो लिखेंगे, ठीक है। तो ए बी ओवर आ जाएगा सी डी, तो यहां पे लिखेंगे मेजरमेंट ए बी ओवर मेजरमेंट सी डी, ये रेशो आ जाएगी, इसकी रेशो इसके साथ, और फिर ए ई की सी ई के साथ, ठीक है। तो मेजरमेंट ए ई ओवर मेजरमेंट सी ई, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने सारी चीजें जो है वो लिख ली। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है 8, यहाँ पे आ गया 8, ओवर सी डी, ए बी ओवर सी डी की है 4, तो यहाँ पे आ गया 4, इज इक्वल ए ई, तो ए ई क्या है 3, यहाँ पे आ गया 3, ओवर सी ई, तो ये हमने फाइंड करनी है इसकी मेजरमेंट, तो सी ई जो है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो मेजरमेंट सी ई जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ, इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं, 4 3 12 हो जाएगा, मेजरमेंट सी ई मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल 4 3 हमारे पास आ गया 12। अब देखेंगे हमें सी ई चाहिए, तो 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके 8 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको इधर ले जाके डिवाइड कर लेंगे, मेजरमेंट सी ई ओवर आ जाएगा 12 ओवर 8, तो 12 को 8 पे अगर डिवाइड करें तो 12 डिवाइड बाय 8, तो ये आ जाता है 1.5, ठीक है। तो लिहाजा मेजरमेंट सी ई जो है वो इक्वल आ गई है 1.5 के, ठीक है। और बाकी लेंथ सेंटीमीटर में है तो इसके साथ भी सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में टोटल 3 काम थे, वो तीनों हमने कर लिए। सबसे पहले हमने आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड ड्रॉ की, फिर उसके बाद हमने इस बात को प्रूव किया कि ये जो आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड के अंदर 2 ट्राइंगल्स बनती हैं, आया कि ये आपस में सिमिलर हैं, तो उनकी सिमिलरिटी को हमने टोटल 1 2 3 4 5 स्टेप्स में प्रूव कर दिया, ठीक है। फिर उसने ये सी ई की लेंथ पूछी थी, तो उसके लिए हमने क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशो लिख के तो उसकी मदद से जो अननोन सी ई था वो फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ रेगुलर डोडिकागोन हैज इट्स साइड लेंथ डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1 over square root 2 if the perimeter of the original dodecagon is 72 centimeter, what is the side length of the scale dodecagon? तो यहाँ पे डोडिकागोन एक पॉलीगोन होती है जो कि 12 साइडेड फिगर होती है, ठीक है। ये कुछ इस तरह की डायग्राम होती है, इस तरह से 12 साइड्स जिस डायग्राम की होती हैं उसे
डोडिकागॉन कहते हैं। वो कह रहा है कि उसकी जो लेंथ है ना वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है इस फैक्टर के साथ। इफ द पेरीमीटर, अगर ओरिजिनल डोडिकागॉन जो है वो 72 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर हो, तो जो साइड लेंथ है स्केल डोडिकागॉन की, यानी कम हो के 1/√2 फैक्टर की मदद से अगर उसकी जो लेंथ है वो कम हो जाए तो फिर कितनी रह जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन में उसने डाटा दिया है, पेरीमीटर उसने दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल डोडिकागॉन। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल डोडिकागॉन। तो कितना है उसका पेरीमीटर? 72 सेंटीमीटर। हमें क्या करना होगा, इसके पेरीमीटर से सबसे पहले उसकी जो ओरिजिनल पेरीमीटर है ना ये वाला, तो इसी की हमें एक साइड की लेंथ फाइंड करना होगी। जब वो एक साइड की लेंथ फाइंड हो जाएगी तो फिर उसको जब हम डिक्रीज करेंगे इस फैक्टर के साथ, तो हमारे पास स्केल डोडिकागॉन की साइड लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइड लेंथ फाइंड करेंगे ओरिजिनल डोडिकागॉन की। ठीक है, फिर उसको डिक्रीज करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे साइड लेंथ ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है, पेरीमीटर जो है ना वो इसकी सारी साइड्स को प्लस करके आता है। ठीक है, जैसे अगर एक स्क्वायर रूट हो तो इसकी ये वाली लेंथ 3 हो और ये भी 3 हो। ठीक है, और स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो पेरीमीटर क्या होता है, इसकी सारी साइड्स को प्लस कर दें। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो इसका पेरीमीटर 12 आ जाता है। इसी तरह जो डोडिकागॉन है उसकी सारी साइड्स को प्लस करके जो आंसर आता है वो 72 आता है। तो हमें उसकी एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है, फिर उस एक साइड की लेंथ को डिक्रीज करना है इस फैक्टर से। तो साइड लेंथ ऑफ द ओरिजिनल डोडिकागॉन, और उसके लिए हम क्या करेंगे, 72 को डिवाइड करेंगे 12 पे। 12 पे क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि डोडिकागॉन में जो साइड्स होती हैं वो 12 होती हैं। तो जब 72 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 है। ठीक है, 72 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। तो एक साइड की लेंथ आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो स्केल्ड होने के बाद उसकी साइड लेंथ बनेगी वो फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्केलिंग साइड लेंथ। ठीक है, स्केलिंग साइड लेंथ किसकी, ऑफ स्केल्ड डोडिकागॉन की। ठीक है, स्केल्ड डोडिकागॉन। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक साइड की लेंथ आई है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसने फैक्टर दिया हुआ है उसके साथ। उसने फैक्टर दिया हुआ है 1/2 फैक्टर के साथ, वो डिक्रीज होती है, कम होती है। तो आइए देखते हैं, इसकी जो ओरिजिनल डोडिकागॉन की लेंथ है इस पेरीमीटर के हिसाब से वो है 6, तो ये कम होने के बाद जो है वो थोड़ी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। 6 1 6 ओवर √2। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो स्क्वायर रूट 2 है इसको फर्दर हम खत्म करेंगे डिनोमिनेटर से। उसके लिए इसको रैशनलाइज करेंगे। उसका तरीका क्या होता है कि उसी के साथ जो डिनोमिनेटर उसके साथ मल्टीप्लाई और उसके साथ डिवाइड करते हैं। तो 6 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 √2 आ जाएगा। ओवर डिवाइड में ये देखें बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो बेस सेम और मल्टीप्लिकेशन हो रही तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 1 और 1 2 हो जाएगी। और जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 6 √2 ओवर ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखें 2 1 2 और 2 3 6 है, यहाँ पे आ गया 3 √2। तो अगर हम 3 √2 का आंसर चेक करें तो ये देखें 3 मल्टीप्लाई √2, तो ये हमारे पास आ जाता है 4.24। ये देखें जब पहले जोन सी है वो 6 था ना, ठीक है, ओरिजिनल का, और अब हो गया 4.24। तो ये देखिए डिक्रीज होके 1/√2 के हिसाब से ये डिक्रीज होके इतनी रह जाती है। ठीक है, स्केल्ड होने के बाद। तो बुक के लास्ट पे जो इसका आंसर है वो कुछ और आया हुआ है, लेकिन जो इसका तरीक़ेकार है, जो मेथड है वो यही है। ठीक है, तो मे बी क्वेश्चन में कोई चेंजिंग की हो, उसके हिसाब से उन्होंने वो आंसर लिखा हो। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग ये ऐसे ही सॉल्व होगा। इसे मैंने 2-3 जो वेबसाइट्स हैं चैट जीपीटी और इस तरह से जो लेटेस्ट टूल्स हैं उनकी मदद से भी इसको देखा है, तो उसने भी यही आंसर इसका दिया है। ठीक है, तो हमें जो सा है वो यहाँ पे सबसे पहले पेरीमीटर लिखना है ओरिजिनल डोडिकागॉन का, फिर एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है जो ओरिजिनल डोडिकागॉन है उसकी, उसके लिए उसको उसकी साइड पे डिवाइड करेंगे, टोटल पेरीमीटर को उसकी सारी साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो एक साइड की लेंथ आ जाए, फिर उसी साइड को मल्टीप्लाई करेंगे जिस स्केल फैक्टर के साथ हमने उसको डिक्रीज करना है। जब उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास से आंसर आ जाएगा और इसके साथ भी यूनिट सेंटीमीटर आ जाएगा।